जैसा कि आप जानते हैं कि हम समाज में बहुत सारे सोशो कल्चरल फैक्टर्स पर, सामाजिक और सांस्कृतिक जो फैक्टर्स हैं वो हमारी खुशहाली को और कुशलता को कैसे प्रभाव डालते हैं, उस पे हमारी चर्चा होती रही है। इन सामाजिक और सांस्कृतिक जो फैक्टर्स हैं उनको और अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। उनमें से एक संस्था है सामाजिक सरोकार परिवार। आज हमारे साथ मंजू के सौजन्य से योगी संजीवनाथ जी और आशीष जी हैं, जो ये बताएंगे कि इस संस्था में ये क्या क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से ये समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। जहां तक मुझे मंजू ने बताया है, तो इन्होंने बताया है कि आपने कुछ लाइब्रेरी खोली है, पुस्तकालय खोले हैं, जहाँ पे आजकल के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, गांव के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में भी कृपया हमें बताइएगा। आपने आरओ सिस्टम लगवाए हैं कुछ गांव में, आपने मास्क और सैनिटाइजेशन बांटे हैं, और आपने पेड़ बहुत सारे लगाने के लिए भी लोगों में बंटवाए हैं कि वो ये कर पाए। तो योगी संजीव नाथ जी, हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपकी जिंदगी कैसे, कहाँ कहाँ क्या क्या आपने किया, और कैसे आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि सामाजिक सरोकार परिवार एक तरह से अलग संस्था होनी चाहिए और इस तरह का काम करना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से हम अपना समाज में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो योगी संजीव नाथ जी, अब आप बताइए प्लीज। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आप लोग को जो है परमात्मा को साक्षी रख के आशीर्वाद देता हूँ कि परमात्मा आप लोगों को इतना सक्षम करे कि आपकी आवाज हमेशा बुलंद रहे और आप हमेशा परमात्मा की दुआ से, परमात्मा की कृपा से अच्छे कार्य करते रहे और स्त्री सशक्त शक्तिकरण के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करें। देखो जी, हमारे जो है हमारे प्रेरणा स्रोत है स्वामी विवेकानंद जी। हमने उनके जीवन से तो प्रेरणा ली, और यहाँ पे आने के बाद हमने कई अफसर, हमारे सुरेंद्र जी है, वो कहीं अपने पास आते थे, उनको मिला जुला के कहा भाई कोई एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जा जो कुछ अच्छे कार्य कराए। तो उसके तहत हमने जो यहाँ लोगों को जोड़ा, उससे अपनी संस्था बनाई सामाजिक सरोकार परिवार। और इस पर सबसे पहले हमने ज्यादा ध्यान दिया शिक्षा पे, ताकि गांव का जो क्षेत्र है, अगर गांव का जो युवा है वो शिक्षित नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकता। आप ये समझो कि शिक्षा के बगैर तो कुछ भी है ही नहीं। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों का, शिक्षकों का कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, और वो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए हमने ये बताया कि जो बच्चे 3 साल पहले मेरिट में आए थे, जिनके जो है 80 कॉलेज के जो टॉपर थे, 3 लड़के 3 लड़की हर कॉलेज से, पूरे ब्लॉक के, हमने उनको चिन्हित किया और उन्हीं से ये पता किया भाई सरकारी जो स्कूल है उनका जो टीचर अच्छा पढ़ाता है, जो टीचर, बच्चे ये फैसला करेंगे कि वो टीचर कौन सा अच्छा पढ़ाता है। तो उन सबको हमने टैब दिए थे अपनी तरफ से, गिफ्ट में डोनेशन इकट्ठा करके उनको सबको टैब दिए थे। तो उससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा हुई, फिल्म में रह गया तो वे और अच्छे पढ़े। अब के साल में जैसे ये कोरोना महामारी थी, तो इसके लिए हम कोई बड़ा प्रोग्राम तो कर नहीं सके, फिर भी हमने जो है जितने बच्चे मेरिट में आए थे 75% से ऊपर, लड़के हो या लड़की, हाई स्कूल के और 10+2 के, उन सबको सम्मानित किया। गांव गांव गए, सबको जो है एक एक सैलो का लंच बॉक्स, एक एक टिफिन, 4 मास्क, सैनिटाइजर, और उनके माँ बाप को भी जो है हमने सम्मानित किया, ताकि उससे जो है बच्चों में उनमें उत्साह बढ़े और वे जो है शिक्षा की तरफ ज्यादा अग्रसर हो। इसलिए हमने जो है इसमें सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल चुने, ताकि हमारे जो ग्रामीण गरीब भाई बहन बच्चे हैं उनका रुझान सरकारी स्कूल की तरफ चला है। और सरकार ने भी काफी अच्छे अच्छे सरकारी स्कूल बनाए हैं, और उनमें जो है एक प्राइवेट में 20,000 का टीचर पढ़ा रहा, सरकारी स्कूल में 80,000 का टीचर पढ़ा रहा, उनसे क्यों नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले तो हमारा ध्यान सबसे ज्यादा शिक्षा की तरफ। उसी के तहत हमने जो है जुलाना ब्लॉक में 50 लाइब्रेरी खोली, जिनमें प्यून से लगा के IAS तक की सभी बुकें
हमने उपलब्ध कराई, इन्वेंटर, पंखा, सब कुछ, वो सब फ्री है। उन्हें पढ़ाने के लिए कोई अगर कोई भी बच्चा कोई ये भेजता है कि यहाँ किसी बुक की कमी है कि चीज की, हम जाकर समय समय पर उनकी देखभाल करते हैं। फिर दूसरा नंबर आता है पर्यावरण का। अब जैसे ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, उस पर जो है कोरोना में ऑक्सीजन वाले बहुत परेशान थे, तो इसके तहत हमने जब वृक्ष लगाने का निर्णय लिया, हमने 3,500 वृक्ष तो पिछले साल लगाए थे विद गार्ड, सबको गार्ड लगवाए थे, और अब भी हम जो है वृक्ष लगाने का बराबर काम कर रहे हैं। उसके बाद हमें पता चला भाई हमारा जो क्षेत्र था, जो गांव भी, इसमें जो पानी की किल्लत बहुत ज्यादा, पीने के पानी। तो कुछ लोग हमारे पास आए, महाराज जी पीने के पानी के हमें जो है आरओ प्लांट चाहिए। उसके तहत हमने किला जफरगढ़ में आरओ प्लांट लगवाया, करसोला में आरओ प्लांट लगवाया, बुड्ढा खेड़ा लाठर में आरओ प्लांट लगवाया। और एक आरओ प्लांट जो है, एक आरओ प्लांट 1 घंटे में 5,000 लीटर पानी फिल्टर करता है, और सबको फ्री दिया जाता है, किसी कोई दी उसकी रेख रखावट देखभाल हम सब जो है डोनेशन से चंदा इकट्ठा करके करते हैं। और मेरा तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जैसे महिला शक्तिकरण के तरफ चल रहे, आप लोगों की बात महिलाएं कुछ ज्यादा मानेगी, महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि पहली शिक्षक, पहली गुरु तो महिला ही होती है, माता है। वो उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है, वो हमारी उंगली पकड़ के लिखना सिखाती है। तो अब ऐसे ही जैसे भाई हमारे जो है सरपंच में ये तो हो गया कि भाई महिला 50% होगी, लेकिन उन महिलाओं को ऐसा करो कि वे अपना कार्य स्वयं करे, आगे आए। तो हमारी तो यही आपसे प्रार्थना है कि आप महिलाओं को इतना जागरूक करो, हम भी आपके साथ रहेंगे, वे स्वयं से आगे आए। आशीष जी, आप भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं? जी तो जी मैडम, मेरा आप तो भी भाग्य थोड़ा है सा योगी कुछ जी के साथ बताइए। जुड़े हुए। हाँ, जी फिर मैं बताता मैं हूँ। योगी जी से कुछ पूछूंगी। जी जी, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि भी जो योगी संजीव नाथ जी और योगी विवेकानंद जी, जो स्वामी विवेकानंद जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो इसी को लेकर हमने जो योगी जी के सानिध्य में लगातार कुछ न कुछ सामाजिक कार्य करते चले आ रहे हैं। ऐसे ही हमने जो लॉकडाउन के दौरान कोरोना में अभी देखा था कि जो इतनी ज्यादा भयंकर जो महामारी जो हमारे देश में आई हुई थी, तो उस दौरान भी जो योगी जी के मार्गदर्शन में हमने शिव मंदिर में सामूहिक रूप से चंदा एकत्रित करके N95 1.5 लाख मास्क हमारे पूरे जिन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी हमारा, उनमें पूरे जिन डिस्ट्रिक्ट में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया था। ऐसे ही फिर हमने देखा कि जो हमारा जुलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके अंदर जो वेंटिलेटर जो एक सिस्टम होता है, मशीन होती है, तो उसकी कहीं ना कहीं एक जरूरत थी जो हमारे जुलाना में किसी प्राइवेट, मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि किसी निजी हॉस्पिटल के पास भी वो मशीन नहीं थी। तो उसके लिए भी हमने योगी जी के सानिध्य में सामूहिक रूप से चंदा एकत्रित करके और 4,25,000 रुपए की लागत से जो है वेंटिलेटर सिस्टम और मॉनिटर सिस्टम जुलाना जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे जो जुलाना क्षेत्र के लोग हैं उनके जो काम आ सके, तो उसके लिए हमने वहां पे दान करने का काम करा। और इसके साथ ही मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जो सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि जो मेरा सामाजिक सरोकार परिवार है उसकी है, हमने गांव में एक सामूहिक चबूतरा जो ये अपना शिव मंदिर बूढ़ा खेड़ा लाठर है, उसके पास में एक सामूहिक चबूतरे का निर्माण किया है जी, भारत माता विश्राम गृह के नाम से। तो उसका एक क्रांतिकारी कदम मैं मानता हूँ कि जो हमारी एनजीओ है, अब जैसे कोई सहयोग से हमने किया, उसका एक अच्छा कदम हमारे लिए आगे चल करके साबित होगा। क्योंकि अक्सर तौर पे हमने देखा है जी, जो एक ग्रामीण एरिया होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जाति को लेकर, धर्म को लेकर, या मतलब किसी भी एक भेदभाव का सिस्टम हम मतलब देखते चले आ रहे हैं। तो हमने एक ऐसा वहां पे करा है कि जी जो भी गांव में किसी भी जाति के लोगों को, किसी भी समुदाय को अगर किसी भी अच्छे काम के लिए इकट्ठा होना है या कोई कार्यक्रम है, तो एक हमने एक सामूहिक उस जगह को बना दिया है कि भी कोई भी उसको आकर के यूज कर सकता है। वहां पे बाकायदा कॉन्फ्रेंस हॉल और हर एक तरह की सुविधा वहां पे मिलेंगी। उससे जो है आपस में सभी जातियों के, वर्गों के, धर्मों के लोग एक साथ बैठेंगे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक जब हम आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे भेदभाव है, चाहे वो स्त्री पुरुष का है या फिर जाति को लेकर है, धर्म को लेकर है, वो सभी भेदभाव दूर होंगे। और ऐसे ही जो हम मैं आपको बताना चाहूंगा जी, सामाजिक सरोकार परिवार जो भी अपना कोई कार्यक्रम करता है उससे पहले एक नगरी भोज का आयोजन करता है जी, ताकि उसमें सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं
और एक भाईचारे की मिसाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा और हरियाणा के बाहर के लोगों को भी देना का काम करते हैं कि भी देखो उस जगह पे सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठ के, सभी जातियों के लोग, सभी भेदभावों को बुला के एक साथ खाना खा रहे हैं, तो उसे कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर अपनापन, एक जुड़ाव की भावना वो हमारे अंदर आती है जी। इसी को लेकर हमने देखा कि भी जो हमारे युवा हैं, जो हमारा युवा वर्ग है, सबसे पहले उनको एक सही डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि किसी भी जो देश है उसकी जो एक रीढ़ की मैं हड्डी कहना चाहूंगा जी, वो युवा होते हैं। और जो हमारा देश है उसमें एक युवा का देश है, अपना भारत देश है जी। तो उसमें एक युवाओं को सही डायरेक्शन देने के लिए हमने हमारे गांव में भी 14 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बच्चों के लिए एक जिम क्लब खोलने का काम किया है जी, ताकि जो हमारे गांव के बच्चे थे वो कहीं उनको दूर ना जाना पड़े और पैसे का भी बचाव हो जाए और वो अपने शरीर को भी ठीक रख सकें। उसके लिए हमने गांव में एक भारत माता स्पोर्ट्स क्लब जो खोलने का काम करा है, जिसे युवाओं में बहुत अच्छा सुबह और शाम के टाइम सैकड़ों युवा जो वहाँ पर जिम करते हुए देखे जा सकते हैं। एक अलग ही खुशी होती है जिन कामों से हम देखते हैं भी समाज के लिए जो बच्चे एक गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, तो वो एक अच्छी डायरेक्शन में आके उनका ध्यान खेलों की ओर है और खेलों में जाकर के वो अपने गांव देश का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आशीष जी। अब देखो, जैसे आप जानते हैं कि शायद मंजू ने थोड़ा सा बताया होगा, थोड़ा सा मैं और बताती हूँ आपको कि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, है ना, जी पढ़ाई लिखाई से। और मैंने भी गांव में कुछ काम किया है, स्पेशली मानसिक स्वास्थ्य पर। और ये ऐसे हुआ कि मैं आती थी गांव में डेटा कलेक्ट करने में, क्योंकि आपको पता है रिसर्च करने के लिए आपको प्रूफ चाहिए। और बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने लिखा है। हमने लिखा है कि कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लड़के लड़की में भेदभाव है। हमने लिखा है कि क्या तरीके हैं जो खुशहाली और बढ़ सकती है औरतों में, और बहुत सारी चीजें। अभी हमने एक रिसर्च पेपर जो हमारा ऑक्सफोर्ड प्रेस के साथ, यूके की किसी यूनिवर्सिटी से के स्कॉलर्स के साथ पब्लिश होएगा, वो हमने लिखा है कि जो गांव के लोकगीत हैं वो कैसे उनकी जिंदगी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनका जीवन दिखा रहे हैं। तो ऐसे करके हम भी बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे काम करते रहे। लेकिन बाद में मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि ये सब करके हम इंटरनेशनल तो बोल रहे हैं, लेकिन अपनी सोसाइटी में जाके वापस क्या कर रहे हैं। मतलब हम तो वहां से डेटा लेके आए, अपना रिसर्च लिख दिया, दुनिया को सुना दिया, लेकिन हमने उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं रहे। और उन्हीं चीजों को सोचते हुए हमने लगभग मतलब 2019 से बहुत ज्यादा दीपिका और अब लकीली मंजू मिल गई है मुझे इस लाइन में काम करने के लिए। इन बच्चों के साथ हम भी काफी काम कर रहे हैं अब गांव में मानसिक स्वास्थ्य पर। और मुझे जब उस दौरान भी काफी विजिट करी, मैं हूँ भी हरियाणा से ही, मैं रोहतक से हूँ। और उस दौरान मतलब क्योंकि आप रिश्तेदारियों में भी जाते हो, लोगों से मिलते हो, और एक रिसर्च स्कॉलर के नाते भी मैंने काफी विजिट करी है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि कुछ कुरीतियां हैं, और जब तक आप अपने समाज का हिस्सा नहीं बनोगे उन कुरीतियों को दूर नहीं कर सकते। जैसे योगी संजीवनाथ जी ने हमें बताया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में ये प्रमोट करना कि पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है, और उनकी उन चीजों को इनाम देना। क्योंकि देखो जो मनोविज्ञान की थियरी है वो भी ये कहती है कि जिन चीजों पे बच्चों को इनाम मिलेगा वो उस बात को बार बार करेंगे, और जिन चीजों को पनिश करा जाएगा वो नहीं करेंगे। मतलब ये हम धीरे धीरे सीखते हैं कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति किन बातों को प्रमोट करती है। तो अगर हम अपने समाज में अच्छी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे शिक्षा पे ध्यान देना, जैसे ये कहना कि भाई एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें जिम करना चाहिए, या किसी भी तरह से तुम्हें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत सारी चीजें। और दूसरी बात क्या है कि जब आप इन चीजों में बच्चों को ला रहे हैं, इन चीजों में बच्चों को और ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो, तो धीरे धीरे जैसे नशा करना या कोई भी और बुरी आदतें, उससे वो दूर जाएंगे, है ना। तो और वो इन अच्छे कामों में अपना एक तरह से जिंदगी का मकसद ढूंढेंगे। तो मैं आप लोगों के कार्य को बहुत सराहना करती हूँ, और आप बहुत बढ़िया काम करती हैं। लेकिन मैंने कुछ देखी है कि
एक तो क्या होता है कि बच्चों में मैंने अभी बहुत ज्यादा हेजिटेशन देखा है ना। जैसे बहुत कम लड़कियां हैं जो आगे बढ़ के आती हैं और कहती हैं कि हाँ हम करना चाहेंगे, नहीं तो हिचकिचाहट बहुत है लड़कियों में, स्पेशली सारे बच्चों में, लड़के लड़कियों में, सब में। तो आपको लगता है कि कुछ उनको प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए कि जहां उनमें हिचकिचाहट कम हो। और मैं आपका एक ये पढ़ रही थी जो मंजू ने मुझे बताया, ग्रामीण कलम करो मजबूत, आपका नारा है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सामने आके आप लिख के अपने विचार प्रकट करिए। जब तो हम जो ये सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तभी तो हमें पता लगेगा कि भाई क्या समस्याएं, इनके क्या समाधान होने चाहिए और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो एक बच्चों में जो हिचकिचाहट है, लड़कियों में और ज्यादा, उसको कैसे कम किया जा सकता है? योगी संजीवनाथ जी, आप थोड़ा सा बताएंगे हमें? हाँ जी, देखियो, मेरा मानना यह है कि इस कार्य के लिए हमें जमीन से जुड़ना पड़ेगा, बिल्कुल गांव स्तर तक, बिल्कुल निचले लेवल पर आना पड़ेगा। इस काम को हम शहर में छत पे बैठ कर नहीं कर सकते। इस कार्य को करने के लिए हमें समाज के अंदर जाना पड़ेगा, माताओं बहनों को बच्चियों के सामने जाना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमारा जो समाज है वो इस मामले में इतना अगर नहीं निकला कि हम लिख के भेज दे उस बात को मान लें। अब तो यह है गाँव गाँव जो है जाओ, जैसे ही कोई शिक्षा का टाइम है, कोई स्पोर्ट्स का की गई, वहां की जो बच्चियां है उन्हें जो है उनके अभिभावकों के साथ इकट्ठा किया जाए, ताकि जब उनका कोई माँ बाप अभिभावक उनके साथ अगर होगा तो उनकी जो हिचकिचाहट है, उनके अंदर जो एक किस्म का डर है वो कुछ कम होगा। तब उन्हें जो है तक क्वेश्चन भी किया जा, उनसे वार्तालाप भी किया जा, तो उन्हें बोलने का मौका दिया जा, बोलना सिखाया जा, ताकि उनके अंदर का जो डर है वो बाहर निकल सके। जब उनके अंदर का डर बाहर निकलेगा तो वे कुछ आगे को बढ़ेगी। तो इसके लिए मेरा मानना है कि इस पे बहुत काम करने की भी जरूरत है और सब मिलकर जो है इस पे कार्य करें तो अच्छा रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक अपना उदाहरण बताती हूँ कि हमने 2010 में कुछ गीत इकट्ठे करे थे गांव से, और हमने 2-3 पेपर भी लिखे हैं कि गांव में कैसे गीत हैं और किस तरह से वो उस समाज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। और हमने आर्य समाज के गीत भी उठाए थे और बताया था कि कैसे गीतों के द्वारा कुछ संदेश दिए जा सकते हैं जिसमें उनको और समझ मिले। और आज के टाइम में भी, जैसे इस पेपर में भी हमने लिखा है कि कैसे वो कोरोना के बारे में बोल रही हैं, कैसे वो जब नोट बंदी हुई थी उसके बारे में बोल रही हैं अपने गीतों में। तो वो अपनी जिंदगी का रिफ्लेक्शन दे रही है। हमने पहला जो इस तरह से यूट्यूब पे जो डाले थे वो 2010 में गीत डाले थे, और आप देखो अभी जो लाइन है वो मेरे ख्याल से 50 से 60 ग्रुप तो पक्का है जिनमें लोक गीतों पे औरतें बैठ के गा रही हैं और उस तरह से। तो वो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बात सही है कि वहां से सोशल मॉडलिंग निकल के आए, वहां से कुछ औरतें हों जो उनके लिए मॉडलिंग का काम करें। ये बहुत बढ़िया आपने बताया। और दूसरा एक और सवाल आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है ना, जैसे जैसे इसको मैं इस तरह से भी कनेक्ट करती हूँ कि तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, इंडिया से बाहर से जितनी भी रिसर्च हैं, वो ये बता रही हैं कि हमारी सुविधाएं बढ़ी, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हुई, लेकिन हमारा मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा है। सबका मिला के, मतलब औसतन की अगर हम बात करें। और जैसे डिप्रेशन है ना, एंजाइटी और मतलब चिंता और तनाव, ये सब समाज में बढ़ते जा रहे हैं। उसका आपको क्या लगता है कि क्या कारण है? क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से योगी संजीवनाथ जी, आप बिल्कुल अच्छे से ये जान रहे हैं कि पहले की बजाय तो सुविधाएं बहुत हैं। आपने भी मेरी तरह पिछली पीढ़ी भी काफी देखी होगी। ये आशीष और मंजू कंपैरेटिवली नए बच्चे हैं, तो हम लोगों ने वो टाइम और अपनी दादी नानी से ये सुना है कि किस तरह से उस टाइम पे गेहूं की रोटी भी नहीं होती थी नसीब, है ना। वो कहते एक कहावत है ना कि चने की होती तो रान की रोटी क्यों, कि भाई मतलब चने का भी नहीं है आटा और गेहूं का भी आटा नहीं है,
और कभी कहीं मैंने मेरी दादी से ये भी सुना था कि किस टाइम कैसे, और खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं होता था, और अब गरीब से गरीब के पास भी खाने को है, सुविधाएं हैं। तो उसके बावजूद भी, लेकिन जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो बहुत गिरावट है। और गांव में भी ये चीजें पहुंच गई। गांव की औरत कहती है कि हमें रात को नींद नहीं आती। तो उनके क्या कारण है, वो क्यों ऐसा है कि इतनी सब सुविधाएं बढ़ने पे, टेक्नोलॉजी अच्छी होने पे गांव में भी डिप्रेशन, स्ट्रेस और चिंता बढ़ गई है। अजी देखियो, मेरा जो अपना मानना है, ये हमारा जो समाज है, हमारे समाज में पहले से ही जो काफी 50 साल पहले से महिलाओं का जो सशक्तिकरण की बात आती थी, लड़कियों की अगर कोई बातें आती थी, उस पर हम ये समझते थे कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहू बेटियां हैं, वो सब पर्दे में रहने के लिए है। तो हम इस चीज पे काम कम किया गया। तो अब हमें सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे गांव में जो परिवार का मुखिया होता है, एक परिवार में जो घर का मुखिया हो, हम सबसे पहले उससे वार्तालाप करें। भाई हमारी जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, आज स्पोर्ट में जा रही है, अच्छा खेल रही है, अच्छा कर रही है, और कर भी अच्छा रही है। अभी जो हमने जो है अब के जो सर्वे की दिया ना इनाम सब, उसमें जो है हर कॉलेज से 70% लड़कियां थी, लड़के कुल 30% थे। जो 75% से ज्यादा अंक लेके पहुंचे हैं, उसमें जो है पूरे ब्लॉक में मैं खुद गया घर घर, और उन लड़कियों का लड़कों का पता किया हुआ, बुलाए उनके विभाग के साथ, तो 70% लड़कियां थी। देखो कितने आगे हमारी बेटियां। लेकिन सिर्फ थोड़ी बात यह है कि उन्हें जो है उनके मानसिक जो संतुलन है उसे दबाया ना जा। उनके जो अभिभावक है वे ही पहले उन्हें जो है घर से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, तब उन्हें जो है हम या आप जो गाइडलाइंस देंगे वो तब उसे पकड़ेगी, तब उन्हें घर से भी मिले। इसलिए जो है मेरा मानना यह है कि इस दिशा में जो हम कदम उठावे, जो काम करें, तो उनके जो माता पिता, जो उनके गार्जियंस है, उनको जो है कुछ न कुछ हमें संदेश देना चाहिए। बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत। आशीष जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल मैडम, योगी जी ने देखो इतना अच्छा कॉन्क्लेव कराया कि भी ये कहते हैं ना कि भी मतलब इतना अच्छे से डिफाइन कर दिया कि कुछ बचता ही नहीं बताने के लिए। तो फिर भी जी मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो एक मानसिक संतुलन की मैं बात करता हूँ कि भी जो आज का हमारा एक समाज है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो मोटिवेशन है, अगर सामाजिक संस्थाएं हैं या कोई मतलब और हैं उनके द्वारा अगर पेरेंट्स में, बच्चों में अगर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हम देखने में आता है कि जो पुराने समय से ही हम देखते रहे कि भी लड़का और लड़की में कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक भेदभाव की नजर से ही मैं उसको कहना चाहूंगा देखा जाता है कि कुछ काम है केवल लड़कों के लिए ही मतलब एक डिफाइन कर रखे, इस काम को केवल लड़के ही करेंगे, उसको लड़कियां नहीं कर सकती। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है जी कि को जो काम है वो लड़कियां नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं चाहे वो डॉक्टरी लाइन है, इंजीनियर है, आप किसी भी फील्ड में चले जाए, यहाँ तक कि जो एक डिफेंस का अगर मैं फील्ड कहना चाहूंगा, तो उसमें भी जो हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें इतने आगे आगे एक मतलब उस फील्ड में गई हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं जी आज के टाइम पर। लेकिन जो एक ग्रामीण जो मैं आपको एरिया में बताना चाहूंगा, एक जो लोगों में जागरूकता की कमी है, बस उस जागरूकता को एक आगे फैलाने की बात है। केवल ये यहीं तक मैं मतलब बता पाऊंगा कि भाई जो जागरूकता अगर हम उनमें फैलाने की कोशिश करेंगे, जाकर बताएंगे कि भी आज महिलाएं कहीं ना कहीं मतलब पीछे नहीं है पुरुषों से, तो आएंगे जी सभी जो ग्रामीण एरिया की जो लड़कियां हैं उनमें काबिलियत है। और मैं तो ये बताना चाहूंगा जो शहर की लड़कियां हैं उनसे तो हमारे गांव की लड़कियां बहुत बहुत ज्यादा आगे हैं। कई बार देखने में आता है कि जो कोई, चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर लो या चाहे कहीं भागदौड़ की बात कर लो, तो जो गांव की लड़कियां हैं उन्होंने सब मतलब हर बार मैं आपको बताता हूँ कि खेतों में काम करती हैं, पानी लेके आना कुछ और इतना ज्यादा काम करते हैं। तो शहर की लड़कियां तो सामने टिक ही नहीं सकती जी जो गांव की लड़कियां उनके सामने। पर कहीं ना कहीं एक जो हमारा समाज का एक मानसिकता है लड़कियों को लेकर के, बस उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, तो बहुत अच्छा परिवर्तन उसके सामने आएंगे जी। एक बस, क्योंकि मंजू को भी हमें टाइम देना, हमारे पास टोटल 10 मिनट और रही है। बस मैं आपसे एक गुजारिश और करती हूँ कि हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, और आप भी जहां जहां भी जिस तरह से आपको लगे आप गांव के बच्चों तक भेज सकते हैं। वहां लड़कियों ने एक बात बहुत खुल के बोली है कि हम बहुत असुरक्षित हैं,
हमें गांव से निकलते हैं, गांव के लड़के भी मतलब जैसे उन्होंने बताया कि कई बार छेड़ते हैं और बाहर निकलने पर तो उनको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और जब कोई बात आती है तो उंगली लड़की की तरफ ही उठती है, कोई लड़के को नहीं समझाता कि नहीं ये गलत है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि किसी भी लड़के की कुछ गलत हरकत करने की हिम्मत ना हो, और वो हो सकता है जब समाज का हर आदमी और औरत इतनी जिम्मेवार हो कि भाई मेरे आंखों के सामने गलत हो रहा है, मैं इसे सहन नहीं करूंगी या करूंगा। तो ये एक जो दिक्कत आ रही है, और इससे माँ बाप भी डरते हैं। माँ बाप इसलिए डरते हैं कि कल को अगर कोई झगड़ा होता है तो खुद पे बात आएगी सारी, और कई बार वो अपनी बेटी की इज्जत के लिए, अपने लिए वो चुप ही साथ देते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से लड़कों को इस तरह से समझाना कि भाई तुम्हारी भी बहन बेटी है, और तुम्हें अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि जिस तरह की लड़की से भी तुम शादी करना चाहो तुम कर पाओ, लेकिन टाइम से पहले अपना भी टाइम खराब मत करो और लड़कियों को भी बिना मतलब के परेशान मत करो। मंजू, हमारी सब चर्चा सुन के तुम्हें क्या और विचार मन में आ रहे हैं, जरा बताइए। बिल्कुल मैम, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ संजीव नाथ जी का कि उन्होंने मुझे इतना वक्त दिया अपनी बेटी मानकर, और उन्होंने आते ही मुझे बस ये वेलकम किया कि बच्चे अगर तू महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ कर रही है तो जिस वक्त तू आना चाहे उस वक्त यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है। योगीनाथ जी ने हर जगह काम किया, हर जगह उन्होंने लाइब्रेरीज खुलवाई है, बच्चे वहां पढ़ते हैं, वहां इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता है कि अगर मैं 2000 रुपए लाइब्रेरी में देके बैठूं तो भी वो मुझे माहौल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो माहौल, जो कहता ना सर योगी जी ने बोला कि आप अपनी रूट से जुड़ो। जब आप अपनी रूट से जुड़ते हो ना तो आपके साथ इमोशंस होते हैं, आपके साथ कुछ अच्छा करने के रियल इमोशन होते हैं कि हाँ भी मुझे मेरे लोगों के लिए कुछ करना है, अपनों के लिए कुछ करना है। तो जो जो चीजें इनके द्वारा शुरू की गई है, क्या मैं यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ इतनी देर से बैठी हूँ, यहाँ इतना शांत माहौल है, आप चाहकर भी कुछ नेगेटिव नहीं सोच सकते क्योंकि वो उनकी सोच है। तो आजकल के बच्चों के लिए मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर कुछ ऐसे सेशंस लिए जाएं, कुछ इन्हें बताया जाए कि भाई देखो ये जो एक भावना होती है, चाहे वो आपके हार्मोन से जुड़ी हो, कामुकता से जुड़ी हो, वो हर इंसान में, ये इंसान की टेंडेंसी है, पर उन पर काबू करना, उसे कम या ज्यादा करना, बहुत हमारे पुराणों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे मंत्र हैं हमारे पास, या बहुत सारी ऐसी कुछ कुछ योग के द्वारा ऐसी चीजें हैं जिसे हम कम कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। पर एक इंसान को उसे कम या ज्यादा कैसे करना है, वो संजीव योगीनाथ जी के जैसे लोगों के साथ मिलकर उनके एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो ऐसा जीवन जी रहे हैं जहाँ अब ह्यूमन नेचर की बात करें तो वो भी ह्यूमन है, पर उन्हें कहते हैं ना कि कंट्रोल, एक इंसान को कंट्रोल आना चाहिए, उसको अपनी भूख पे भी कंट्रोल आना चाहिए, उसको अपनी प्यास पे भी कंट्रोल आना चाहिए, अपने विचारों को भी कंट्रोल में आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं संजीव नाथ जी जैसे, ये हमें खुद के एक्सपीरियंस बताते हैं, इतना लंबा इनका एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने हर चीज देखी है। इनका जन्म आई थिंक 1900 आज के दिन इनका जन्म दिवस है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। 1950 में ये पैदा हुए, तो इतना लंबा सफर ये तय करके आए हैं, इन्होंने इतनी जनरेशन देखी है। तो अगर बदलाव चाहिए है, चाहे वो लड़के में है चाहे वो लड़की में है, वो इन जैसे लोग दिखाएंगे। क्योंकि कोविड क्या था, अगर हम आने वाले 20 साल 30 साल बाद बच्चों को बोलेंगे कि कोविड आया था, अब वो एक किताबों में पढ़े और एक हम उन्हें बताएं, तो सेम यही बातें हैं, एक ये लोग हमें बताएं क्योंकि ये जी के आए हैं और इन्होंने तो ऐसे हर एक काम किया है मैम जहाँ जरूरत है। और इनका सबसे पहला ही इनका ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये हर जगह बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरी बेटियां आगे आए, क्योंकि मुझे एक माँ ने पैदा किया है, मुझे मेरी माँ ने चलना सिखाया, तो मेरे लिए सबसे पहली गुरु मेरी मदर हैं। तो ये मेरे विचार है मैम, और मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपका करती हूँ कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतना मौका दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। मंजू, देखो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया हुआ कि तुमने हमें बताया, मुझे बताया कि इस तरह का कोई संस्था भी है, और आगे भी हम ऐसी संस्थाओं से या ऐसे जो भी समाज से पहल हो रही है उन पे चर्चा करते रहेंगे। और योगी संजीव नाथ जी, आपसे मिलके वाकई बहुत बढ़िया लगा।
आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि समाज में आओ और काम करो, पर थोड़ा सा क्या होता है कि कई बार ऐसे लगता है कि क्योंकि आपकी अपनी नौकरी चल रही है और ऑफिस में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जिस भी जरिए से हम लोग भी समाज में अपना सहयोग दे पाए, जैसे हमारा भी ये इरादा है कि मंजू जैसी कई और लड़कियां साथ में आए, उनसे हम बात करते रहें और साथ साथ चलते जाएं और आगे जैसे ही जितना भी फ्री टाइम है इस लाइन में देते जाएं। आप सबके जो ये ऐसी पहल हैं उससे ही हमारा समाज बदलेगा। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप विवेकानंद जी के फॉलोवर हैं और उनके जो दिया गया ज्ञान है या एक राह है उस पे आप चल रहे हैं। और आशीष जी, आपसे मिलके भी बहुत बढ़िया लगा। हो सकता है हम आपके पास आए भी और आगे भी आप लोगों से ये चर्चा करते रहें इन सारी बातों पे। और ये आप कहीं पर भी अगर आपको ऐसे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो आज के यूथ की समस्याएं हैं या उनके समाधान हैं, उनमें हम किसी तरह से भी कोई योगदान दे सकते हैं, तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं, हाजिर हैं, और आप जरूर से हमें भी बताइएगा। और जिस तरह से भी हम आप लोगों के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर इतने नेक काम में आगे बढ़ पाए, उसके लिए बहुत बहुत मतलब हम एक तरह से मानते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और आपसे मिलकर आज बहुत बढ़िया लगा। योगी संजीव नाथ जी, स्पेशली आपसे मैं कभी फोन पे भी बात करूंगी और भी जानने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से आप समाज में योगदान दे रहे हैं या हम आप लोगों के साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं। और मंजू, तुम्हारा आज के लिए मिलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका, जो तुमने सब सारा मैनेज किया हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर हम सारे आपके साथ वापस से मिलते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।